नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक होगा हिस्टोरिक पीरियड, जिसका टाइम दिया हुआ है 600 BC टू 712 AD तक, यानी ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ दिया हुआ है 16 महाजनपद को, यानी 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, कैसे हमें जो है कि 16 महाजनपद के जो राजधानी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जो धार्मिक आंदोलन है, उनके महत्वपूर्ण पॉइंट और तथ्यों को पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस क्लास में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो आप लोग नोट भी बनाते चले और पॉइंट को ध्यान में रखते चले। जैसा कि स्क्रीन पर दिया गया है कि 600 BC के लगभग जो है 16 महाजनपद का उल्लेख यानी ध्यान रखेंगे, जो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है वह 600 शताब्दी के लगभग माना जाता है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन जो दो ग्रंथ हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे धार्मिक आंदोलन में जो दो यहाँ देखेंगे धर्म हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों धर्मों के, बौद्ध धर्म में अंगोत्तर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र, ये दो ग्रंथों के माध्यम से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है, एविडेंस प्राप्त हमें होता है। ठीक है, 16 महाजनपद का। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आपका दिया हुआ है महाजनपद, जैसा कि एक तरफ हमने महाजनपद यहाँ लिखा है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है राजधानी। तो इस क्लास में महत्वपूर्ण है कि आप लोग महाजनपद, जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं, उनकी राजधानी को याद रखेंगे, उनसे संबंधित और जो चीज़ें उसके बारे में हम बताते चलेंगे, आप लोगों को समझाने का भी कोशिश करेंगे। तो 16 महाजनपद में पहला महाजनपद आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, अंग दिया हुआ है। अंग अंग की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अंग की जो राजधानी है, अंग महाजनपद है, वह चंपा या चंपा नगरी के नाम से जाना जाता है। यह गंगा के संगम पर, आप लोग ध्यान रखेंगे, यह गंगा नदी के संगम पर स्थित है। कौन? अंग महाजनपद। यह वर्तमान में बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में है। तो आप लोग ध्यान ये भी रखेंगे कि जो वर्तमान में बिहार का जो जिला है भागलपुर और आपका मुंगेर जिला है, वह जो है क्या है, यही अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला जो महाजनपद है काशी। काशी महाजनपद की जो राजधानी है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाराणसी है। सर्वाधिक प्राचीन, आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन महाजनपद कौन सा है? जो सर्वाधिक प्राचीन महाजनपद में जाना जाता है वह काशी को जाना जाता है। काशी की जो राजधानी है वाराणसी है। ठीक है, काशी जो है वरुणा, काशी वरुणा व अस्सी नदी के, क्या, वरुणा और अस्सी नदी के बीच में स्थित है, इसीलिए इसका नाम काशी पड़ा है, काशी महाजनपद पड़ा है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं गांधार। गांधार की जो राजधानी है आप लोग देख सकते हैं तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, चौथा जो आपका दिया है कुरु। कुरु महाजनपद की जो राजधानी है उसे हम आप लोगों को बता देते हैं इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ जो है कुरु महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, वर्तमान में कुरु जो है महाजनपद दिल्ली और मेरठ के बीच स्थित है। अगला देख लेते हैं पांचवा, जिसमें दिया है कंबोज। यहाँ ध्यान रखेंगे, यह महाजनपद का नाम है कंबोज। जो भी थोड़ा त्रुटियां हैं, मिस्टेक है, उन्हें सुधार करते हुए हम आप लोगों को बताएंगे, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंबोज क्या दिया है? कंबोज की जो राजधानी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, राजपुर है। क्या है? राजपुर। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, जो कंबोज की राजधानी है वह क्या है? राजपुर है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ दिया है सूर्यसेन। क्या दिया है? सूर्यसेन। सूर्यसेन नहीं, जिसे सूर्यसेन या सूरसेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सूरसेन, जिसकी राजधानी मानी जाती है मथुरा को। तो मथुरा आप लोग जानते हैं कि मथुरा जो है। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं कोसल। कोसल की राजधानी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्रावस्ती या अयोध्या मानी जाती है। आगे हम लोग देख लेंगे मगध।
मगध जो महाजनपद है उसकी राजधानी किसे माना जाता है, तो उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। मगध की जो राजधानी है वह गिरी ब्रिज था। का आप लोग ध्यान रखेंगे, मगध की जो राजधानी थी वह गिरी ब्रज था। जो उस समय मगध की राजधानी गिरी ब्रज था, लेकिन बिंबिसार जो शासक था, आप लोग ध्यान रखेंगे, बिंबिसार शासक ने गिरी ब्रज का नाम बदल के क्या रख दिया, राजगृह नाम रख दिया। किसकी राजधानी, मगध की राजधानी। तो मगध की राजधानी जो माना जाता है वह किसे माना जाता है, राजगृह को माना जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं 9वां जो महाजनपद दिया हुआ है चेदी आप लोग ध्यान रखेंगे, चेदी इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो चेदी जो महाजनपद है उसकी राजधानी जो है सुक्तिमती, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या है, सुक्तिमती। किसकी राजधानी मानी जाती है, सुक्तिमती जो है चेदी की राजधानी मानी जाती है, या कह लेंगे सोत्थीवती भी मानी जाती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सोत्थीवती। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे जो महत्वपूर्ण है उनकी राजधानी को जरूर याद रखेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया अंग जो है और काशी गांधार है, कंबोज है, ये सभी महत्वपूर्ण है, कौशल है, मगध है, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो 16 महाजनपद में जो महत्वपूर्ण महाजनपद है उनकी राजधानी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 10वां दिया है जो है पांचाल की राजधानी जो अहिच्छत है, क्या है, अहिच्छत, जैसा कि यहाँ दिया है अहिच्छत जो है यह पांचाल की राजधानी है। आप सभी के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को पढ़ाना बहुत जरूरी है कि जब भी महाजनपद से 16 महाजनपद में एक महाजनपद के बारे में पूछ लिया जाए, उसकी राजधानी पूछ लिया जाए, तो आप लोग उसका सही जवाब दे पाएँ, इसीलिए आपको यह पढ़ाना बहुत जरूरी बनता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, वज्जी दिया है। वज्जी को हम लोग इस प्रकार भी लिखते हैं, वज्जी महाजनपद की राजधानी आप लोगों को बता देते हैं, वैशाली है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वज्जी जो है उसकी राजधानी आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, क्या है, वैशाली है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, वज्जी की राजधानी क्या मानी जाती है, वैशाली मानी जाती है। आगे देख लेते हैं, मत्स्य है। मत्स्य जिसकी राजधानी आप लोग देख सकते हैं विराटनगर जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी मानी जाती है। आगे दिया है वत्स्य, यहाँ देख सकते हैं वत्स्य, इस प्रकार आप लोग वत्स्य भी लिखते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। वत्स की राजधानी जो मानी जाती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी है। उसके बाद अगला आपका आता है अस्मक की राजधानी क्या मानी जाती है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, पौदन्य, क्या मानी जाती है, पौदन्य जो है यह अस्मक की राजधानी मानी जाती है। अस्मक 16 महाजनपद का एक महाजनपद है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे 2 महाजनपद और हैं जिसे जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद माना जाता है, जिसमें आपका अवंती है, इसे ध्यान रखेंगे, अवंती क्या है, अवंती है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, ये अवंती है। दूसरा आपका है मल्ल, क्या है, दूसरा आपका मल्ल है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, 15वां अवंती है और 16वां जो आपका है मल्ल है। अवंती जो है 2 भागों में विभाजित है, एक उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी है उत्तरी उज्जैन, और जो दक्षिणी अवंती है उसकी राजधानी है महिष्मती, यानी दक्षिणी महिष्मती। तो इसे ध्यान रखेंगे, जो अवंती महाजनपद है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तरी अवंती माना जाता है और दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी मानी जाती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तरी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी मानी जाती है वह महिष्मती दक्षिणी मानी जाती है। मल्ल की राजधानी क्या है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मल्ल की राजधानी जो है कुशीनगर, यानी ध्यान रखेंगे कुशीनगर। मल्ल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, उत्तरी पहाड़ी और दक्षिणी पहाड़ी। तो उत्तरी पहाड़ी की जो है वह कुशीनगर है और दक्षिणी पहाड़ी की जो मानी जाती है राजधानी वह पावापुरी को मानी जाती है। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को, इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप सभी लोग नोट कर लेंगे, याद भी रखेंगे। आपके एग्जाम के बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे या उसके अलावा भी कोई भी एग्जाम दे। ठीक है, आगे हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 600 BC से हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन।
धार्मिक आंदोलन में दो महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन आते हैं, जिसमें एक आपका आता है बौद्ध धार्मिक और जो दूसरा आपका आता है जैन धर्म। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग 16 महाजनपद और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, उनसे किस प्रकार प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, उन्हें पढ़ेंगे। और जैन धर्म को नेक्स्ट क्लास में हम लोग विस्तार से महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं बौद्ध धर्म, यानी जैसा ही बौद्ध धर्म का नाम आता है, सुनते हैं आप लोग, पहले से पढ़े भी हैं, तो यानी आप लोगों को पता चल जाता है कि बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने, बौद्ध धर्म का संस्थापक या फाउंडर किसे माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का फाउंडर यानी संस्थापक माना जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ दिया है नोन एस, यानी महात्मा बुद्ध या कह सकते हैं गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध या कह सकते हैं उन्हें महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण। आगे इनके जो जीवन परिचय है, इनके इतिहास के बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं। यानी इनका जन्म, किनका जन्म? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह शाक्य कुल में हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे। उनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाता है, आप लोग गलत भी करके चले आते हैं क्योंकि चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है, तो चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि गौतम बुद्ध का यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम कैसे पड़ा उसे भी हमें आप लोग अभी जानेंगे। इनका जन्म जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया है 563 ईस्वी में जो है कपिलवस्तु यानी नेपाल के कपिलवस्तु में एक लुम्बिनी नामक ग्राम है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। किसका? जो है गौतम बुद्ध का जो जन्म माना जाता है वह नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में माना जाता है गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो है शुद्धोधन है, जिसे आप लोग देख सकते हैं, और इनके माता का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे महामाया। इनके गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध के साथ यानी जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म के 7 ही दिन बाद उनके माता का मृत्यु होगी। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी जी करती हैं, जिनका नाम प्रजापति गौतमी है। इन्हीं के नाम पर जो है इनका जो है सिद्धार्थ नाम पड़ा था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जो सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम जो था यशोधरा है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और उनके पुत्र का नाम राहुल है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं उनके यानी पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध जी का जो है 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जी जो है घर का त्याग कर देते हैं, तो इस त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे नोट कर लेंगे। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण यानी कि जब व्यक्ति घर परिवार को यानी घर और परिवार को त्याग कर इस सांसारिक मोह माया का त्याग करके वह जो है घर परिवार को छोड़कर वह क्या सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए घर से निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सन्यासी। लेकिन उसे हम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, यानी घर परिवार की मोह को त्याग कर जब इंसान या मनुष्य जो है सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगता है तो वह महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जो है गृह त्याग कर दिए थे, यानी महाभिनिष्क्रमण कर दिए थे। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण करने के बाद वह इधर उधर घूम रहे थे, यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे, आप लोग ध्यान रखेंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे जो है यहाँ आप लोग देखेंगे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी पीपल वृक्ष और बोधि बुद्ध के नाम को बोधि, फिर उसके बाद
बोधि वृक्ष किसे कहा जाता है? बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष को कहा जाता है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। राजगिरी में और वैशाली में उन्होंने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी, जिनके गुरु का नाम यहाँ देख सकते हैं अलार कलाम दिया है, रुद्र कराम पुत्र दिया हुआ, इसे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, आगे एक और आता है निर्वाण यानी निर्माण, यहाँ दिया है निर्वाण यानी निर्वाण किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण उसे कहा जाता है जब इन सभी परिस्थितियों से मनुष्य अंतिम सांस लेता है, यानी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब वो उसे जो है बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि महायान की प्राप्ति के बाद बुद्ध जो है के कौन? बुद्ध के नाम से जाने गए, यानी महात्मा बुद्ध जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध के नाम से जानने के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद बुद्ध ने जो सबसे पहला अपना उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था? वाराणसी के सारनाथ में। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ स्थान पे दिया था। उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो उस स्थान को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, उस स्थान को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, बुद्ध के दो अनुयायी थे, जिन्हें पहला जो है हीनयान, दो अनुयायी कौन कौन थे? हीनयान, और दूसरा जो अनुयायी थे उन्हें महायान के नाम से जाना जाता था। किसे? हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता। हीनयान महायान दो अनुयायी थे। हीन का अर्थ होता है निम्न मार्ग, यानी निम्न मार्ग पे चलने वाले, और महायान यानी उत्कृष्ट मार्ग पे चलने वाले जो थे वह महायानी थे, यानी महायान थे। महायान के संस्थापक जो माने जाते हैं वह नागार्जुन को माना जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। महायान का जो संस्थापक है नागार्जुन को माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं कि बौद्ध जो धर्म है उसमें 3 पिटक थे। 3 पिटक कौन कौन है? पहला जो है उसे आप लोग नोट कर लेंगे, विनय पिटक। क्या थे? विनय पिटक। दूसरा आपका जो पिटक आता है सुत्त पिटक। क्या आता है? सुत्त पिटक, ये काफी महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो आपका आता है अभिधम्म पिटक। क्या आता है? अभिधम्म पिटक। यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे दे दिया रहता है कि बुद्ध के 3 प्रमुख पिटक कौन कौन से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 प्रमुख पिटक है, और जो है उसमें 8 अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया? सारनाथ में किया। किसने? बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया था? तो सारनाथ में किया था, जिसे फॉलो यहाँ देख सकते हैं। उनका जो सारनाथ में बौद्ध धर्म का स्थापना के बाद जो उन्होंने अपना ये दिया, यहाँ देख सकते हैं बुद्ध संघ और धर्म के नाम से जो है इन्होंने अपना यहाँ फॉलो देख सकते हैं दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। कितने पिटक है? 3 पिटक है, विनय, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और संघ के नाम से पूछा जाएगा बौद्ध संघ कौन कौन से हैं, तो बुद्ध संघ और धर्म, ये 3 प्रमुख संघ हैं किसके? बौद्ध धर्म के। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2 शिष्य हैं। जैसे बौद्ध धर्म के 20 सदस्यों में 2 शिष्य यहाँ देख सकते हैं कि यह दिया है महिला शिष्य जो गौतमी बुद्धा के नाम से हैं। 2 शुद्ध हैं, तपस्सु या मल्लुक। तो इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें आपको हम बताते चल रहे हैं, उन्हें समझाते चल रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति से पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रमुख ग्रंथ किसके? बौद्ध धर्म के। हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं उन्हें लिख लेंगे। दीपवंश, उसके बाद अगला आपका आता है महावंश, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्नो, मिलिंद, यहाँ दिया है मिलिंद
पन्नो, इसे आप लोग याद रखेंगे क्या दिया है, मिलिंद पन्नो। उसके बाद आपका आता है जातक कथाएं, जातक कथाएं काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी जो ग्रंथ हैं, यह जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख, क्या बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ये सभी ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखी गई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पाली भाषा में लिखी गई थी। इन्हीं महाग्रंथों के आधार पर, इन्हीं महाग्रंथों के साक्ष्य एविडेंस के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म किस प्रकार था, कैसे उसका प्रचार प्रसार भारत के साथ साथ, आप लोग ध्यान रखेंगे भारत के साथ साथ यानी भारत के अलावा पूरे विश्व में का प्रचार प्रसार चल रहा था, किसका, बौद्ध धर्म का। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध महासंगीति को जानने से पहले हम लोग संगीति को समझेंगे कि संगीति क्या होता है, उसको इसका अर्थ क्या होता है। संगीति यानी जैसे सभा होता है, क्या होता है, सभा होता है, एक साथ बैठ के जो चर्चाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, संगीति, यानी बौद्ध धर्म में उसे संगीति कहते हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। सभा यानी सभा में कई लोग, यानी लोग बैठकर एक जगह बातचीत करते हैं यानी चर्चा करते हैं, वह बौद्ध धर्म में संगीति कहलाता है। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, आप लोग नोट भी कर लेंगे। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। प्रथम संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, कब हुई थी और क्यों हुआ था, इन्हें महत्वपूर्ण पॉइंट को हम बताते और समझाते चलेंगे। प्रथम जो बौद्ध महासंगीति हुई थी वह यहाँ देख सकते हैं 483 यानी 400 ईस्वी में हुआ था। यह किस स्थान पे हुआ था, इसे नोट कर लेंगे आप लोग, राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह राजगिरी में हुई थी। सप्तकर्णी गुहा, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देते हैं आप लोगों को, सप्तकर्णी गुहा। सप्तकर्णी जो गुहा है वहां पे राजगिरी स्थान पर हुआ था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं रूलर लिखा हुआ है, यहाँ मिस जो है लिख गया है रूलर। रूलर यानी जो शासक था, किसके शासन काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासन काल में, यानी हर्यक, यहाँ दिया है हर्यका डायनेस्टी, यानी हर्यक वंश का जो शासक था अजात शत्रु, उसके शासन काल में सप्तकर्णी गुहा में यानी राजगिरी में प्रथम महाबौद्ध संगीति की गई थी। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके जो चेयरमैन थे, यानी प्रथम बौद्ध महासंगीति के चेयरमैन थे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया है महाकश्यप जो है इसके बौद्ध संगीति थे। और इस क्यों हुआ था प्रथम महाबौद्ध संगीति, तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध महासंगीति हुआ था जो है, यहाँ आप देख सकते हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक, 2 पिटक, यानी याद रख सकते हैं 2 पिटक जो थे, उन 2 पिटकों में बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म के नियम के लिए प्रथम महाबौद्ध संगीति कराई गई थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2 पिटकों के लिए बौद्ध महासंगीति कराई थी, कौन, बौद्ध प्रथम बौद्ध महासंगीति। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में मिलती है, जो कि बाई दिया हुआ आनंद के द्वारा यह पता चलता है, और उपाली के माध्यम से यह पता चलता है, इनके साक्ष्य के अनुसार पता चलता है कि विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम के बारे में प्रथम महाबौद्ध संगीति में बताया गया था, समझाया गया था, जानकारी मिलता है। अगला हम लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ दिया हुआ द्वितीय बौद्ध महासंगीति। इसका जो टाइम दिया हुआ है 383 BC यानी 300 ईसा पूर्व से द्वितीय बौद्ध महासंगीति मानी जाती है। द्वितीय बौद्ध महासंगीति जो हुए थे, स्थान जो माना जाता है, प्लेस आप लोगों के स्क्रीन पर दिया हुआ है, वैशाली में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी में, और जो दूसरा हुआ था वह वैशाली में हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके जो रूलर थे यानी शासक थे वह शिशुनाग वंश के कालाशोक, यहाँ ध्यान रखेंगे, आप लोग लिख देते हैं कालाशोक। कालाशोक के शासन काल में जो कालाशोक शासक थे वह शिशुनाग वंश के थे। कालाशोक के शासन काल में वैशाली नामक स्थान पे द्वितीय बौद्ध महासंगीति हुई थी। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया है सब जो कमीर थे इसके चेयरमैन माने जाते हैं। वर्क फॉलोवर यानी किस कार्य के लिए, यानी किस वजह से द्वितीय बौद्ध महासंगीति हुई थी, तो आप लोग देख सकते हैं डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, यानी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स का मतलब है कि जो बौद्ध
अनुयायी थे यानी बौद्ध भिक्षु थे, उनमें आपसी विवाद हो गया था। क्या हुआ था? आपसी मतभेद हो गया था। क्या हुआ था? मतभेद हो गया था। मतभेद होने के कारण द्वितीय बौद्ध संगीति करना पड़ा। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में अस्थावीर थे जो डिवाइड 2 पार्ट्स में हुए थे। एक पार्ट में अस्थावीर थे और दूसरे पार्ट में महासंघिक थे। इन दोनों जो है अनुयायियों के बीच मतभेद होने के कारण दूसरी महासंगीति करनी पड़ी जो कालाशोक के शासनकाल में हुआ। अगला हम लोग देखेंगे, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है, इन्हें हम आप लोगों को बार बार बताते चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखें और पढ़ें, साथ साथ नोट भी करते जाए। तीसरी बौद्ध महासंगीति जो हुआ था 251 BC यानी 251 ईसा पूर्व में यह तीसरी बौद्ध महासंगीति हुई थी। स्थान आप लोग देख सकते हैं, जो स्थान है तीसरी महासंगीति की वह पाटलिपुत्र है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? यानी रूलर जो थे अशोका, यानी अशोक जो थे वह मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य काल के, आप लोग ध्यान रखेंगे, मौर्य काल के, यानी यह अशोक जो शासक थे उनके समय में तीसरी महाबौद्ध संगीति हुई थी, जो कि स्थान है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं पाटलिपुत्र में। कब? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके जो चेयरमैन थे यानी अध्यक्ष जिसे माना जाता था, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यहाँ देख सकते हैं मोग्गालीपुत्र तिस्म के अध्यक्षता में जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें इसका कार्य था। क्यों तीसरी बौद्ध संगीति हुई? बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ने के लिए, यानी अभिधम्म पिटक को जोड़ने के लिए यह तीसरी संगीति हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे आप लोगों को पहले बताया। जो यहाँ पहली संगीति हुई थी, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया था पहली संगीति 2 पिटकों को जोड़ने के लिए, जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक, जिसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे। पहला सुत्त पिटक, दूसरा आपका आता है विनय पिटक और तीसरा आपका आता है अभिधम्म पिटक। तो 2 पिटकों के जोड़ने के लिए बौद्ध धर्म में पहली संगीति हुई थी। दूसरी संगीति बौद्ध भिक्षुओं के मतभेद के लिए हुआ, आपसी मतभेद को जो है समझौता करने के लिए हुआ था। और तीसरी जो पिटक थे, तीसरी संगीति हुई थी, वह अभिधम्म पिटक को जोड़ने के लिए हुआ था। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं को, यानी यहाँ ध्यान रखेंगे तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी। चौथा हम लोग देख लेंगे, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं अंतिम बौद्ध संगीति है, जैसा कि स्क्रीन पर दिया है, चौथी महासंगीति। यहाँ देख सकते हैं इसका टाइम दिया हुआ है 78 AD से 81 AD तक, यानी 78 ईस्वी से 81 ईस्वी तक माना जाता है ऐसा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे इसका प्लेस यानी स्थान दिया था कि चौथी महासंगीति कहाँ पर हुई थी। चौथी बौद्ध महासंगीति तो कुंडल ग्राम में। आप लोग ध्यान रखेंगे कश्मीर में एक कुंडल ग्राम एक जगह है, यहाँ देख सकते हैं कुंडल ग्राम एक जगह है, एक स्थान है, वहां पर चौथी महाबौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्का कुषाण डायनेस्टी, आप लोग देख सकते हैं जो शासक था वह कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का? तो कुषाण वंश का शासक था। कौन? कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में जो है कुंडल ग्राम में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके चेयरमैन यानी किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र के, ये भी ध्यान रखेंगे, वसुमित्र के अध्यक्षता में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। शासक कौन था? कनिष्क शासक था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जो है याद रखेंगे, साथ साथ नोट भी कर लेंगे कि एग्जाम के समय चीज़ों को देख ले ताकि आसान हो जाए। एग्जाम में आप लोगों ने पहले से एग्जाम दिया है तो ये चीज़ों में पूछा भी गया है कि संगीतियों के बारे में किसके शासन में काल में हुआ था, कौन अध्यक्ष था उस समय का, इसके बारे में बताया जाता है। यहाँ वाइस चेयरमैन दिया है अश्व घोष, तो आप लोग इसे भी ध्यान रख सकते हैं। फिर बौद्ध समाज 2 समाजों में विभाजित था, जैसा कि आपको ऊपर ही तो हमने बताया, हीनयान और महायान। यानी हीन का अर्थ होता है निम्न मार्ग और महायान का अर्थ उत्कृष्ट मार्ग पे चलने वाला। 2 समाजों में यह विभाजित था। हीनयान यानी हीनयान किस प्रकार का थे और महायान क्या करते थे, बौद्ध धर्म में कैसे वो रहते थे, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जानकारी के लिए जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। कौन? हीनयान जो थे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन महायान जो थे वह मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे।
हीनयान कैसे थे? हीनयान गौतम बुद्ध को केवल मनुष्य मानते थे, लेकिन महायानी जो थे वह गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। यानी महायानी पूजा करते थे, लेकिन हीनयान पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। हीनयान इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं है, लेकिन महायान का 4 तीर्थ स्थान माने जाते हैं। और हीनयान ये श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार से अधिक पाए जाते हैं। ये जो है बाकी स्थानों पर, यानी महायान जो है बाकी स्थानों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन हीनयान श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार इन देशों में पाए जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं हीनयान कौन थे? महायान यानी बौद्ध धर्म 2 समाज में विभाजित था। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 16 महाजनपद। उसके बाद हमने पढ़ा बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, कितनी संगीतियाँ हुई थी, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को आज के इस क्लास में हमने पढ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज की यह क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी जो चीज़ें समझ में ना आए, वीडियो को पॉज करिए, आप उसे नोट करिए, ध्यान से बातों को सुनिए, समझिए, फिर तभी आपको चीज़ें आसानी से सहज ढंग से समझ में आएगा। इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को जो है टेलीग्राम ग्रुप पे, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उन्हें मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।